अस्सलाम वालेकुम जनाब महवर मुस्तफ़ा साहब। पहली तो बात यह है कि आपके नाम से क्या कहने, दिल खुश हो गया। इतना खूबसूरत नाम किसने रखा? जी ये मेरी वालदा की खाला थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने रखा। माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, आपने सलाम भी किया था। शुक्रिया। आज आप महवर मुस्तफ़ा साहब हमारे प्रोग्राम अल रहीमिया टीवी के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। जैसे कि आपके नॉलेज में होगा, आई बिलीव कि आप हमारे इस टेलीविज़न चैनल पे आप जैसे पढ़े लिखे और तजुर्बाकार कामयाब एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यू देखते होंगे। उसी सिलसिले में ये आज का प्रोग्राम आपके साथ होगा। आप हमारे नाजरीन को अपने बारे में यानी अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाइए ना। जी ज़रूर। जी मेरा नाम महवर मुस्तफ़ा है, मैं लाहौर में ही पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब का नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा यार ख़ान है और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि डॉक्टर मुस्तफ़ा यार ख़ान पाकिस्तान के न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के पहले PhD हैं और हाई टेंशन लेबॉर्ट्री जो गवर्नमेंट कॉलेज में उसके डायरेक्टर है। बहुत बड़ा नाम उनका है फ़िज़िक्स की दुनिया में। मैं उनका आखिरी बच्चा हूँ। 6 बहन भाइयों में मैं लास्ट नंबर पे था, छोटा सबसे। तो बीकन हाउस से मेरी स्कूलिंग है। आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट कॉलेज से कुछ वजूहात पे अर्ली रिटायरमेंट उन्होंने लेकर एक नई स्ट्रगल से मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की। यानी एट द एज ऑफ 60 जब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना सब कुछ जो कुछ उन्हें गवर्नमेंट से मिला, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, वो एक बिज़नेस में लॉस करके एक नई तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की। जब मैं बहुत छोटा था, बाकी बहन भाई भी छोटे थे लेकिन मैं बिल्कुल ही छोटा। तो मुझे वो याद है और मुझे एहसास था और मैं समझता था कि ये बड़ा मुश्किल से इस वक्त सब कुछ सिलसिला चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक एहसास होना एक बहुत ही अच्छी बात है जो शायद आजकल पेरेंट्स का भी इतना फोकस नहीं होता इस बात के ऊपर। खैर इस पे तो हम बाद में आते हैं। बहरहाल बीकन हाउस से मैंने अपनी तालीम हासिल करना स्टार्ट की। तो जब मैं मैट्रिक में पहुंचा, वालिद साहब टीचिंग लाइन में आ गए थे। स्कूल में आफ्टर गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में ही टीचिंग कर रहे थे, उसी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था। तो मैट्रिक में मैंने कुछ 91% के करीब मार्क्स लिए जो कि उस वक्त बहुत थे। और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो कि मेरा ड्रीम था, क्योंकि वालिद साहब भी वहाँ से पढ़े हुए थे, भाई बड़े भी दोनों वहाँ से पढ़े हुए थे कि मैं मेरिट पे मेरा वहाँ दाखिला हो। तो FSC प्री इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया। मुझे साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन घर में क्योंकि एक साइंस का माहौल था, वालिद साहब साइंस में, बड़े भाई दोनों, तो मेरा भी एक ऐसे ही मैं भी साइंस में चला गया प्री इंजीनियरिंग में। 2 साल मैंने वहाँ गुजारे। तो उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई अब मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपनी स्विच करना चाहता हूँ फील्ड को। तो मैंने स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में एडमिशन ले लिया और वहाँ पर मैंने अकाउंटिंग का जो CA फाउंडेशन का कोर्स है वो करना स्टार्ट कर दिया। तो 97 की 98 की बात है जी। तो मैं जब पहले दिन गया बड़ा तैयार श्यार होके, वहाँ बड़ा एंथुजियास्टिक होके, मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, वहाँ पे चला गया क्लासरूम में। तो वो जो टीचर थे होंगे बहुत अच्छे टीचर, लेकिन वो जिस लेवल पे पढ़ा रहे थे वो शायद ये एज्यूम करके पढ़ा रहे थे कि सब कुछ सबको आता है। लेकिन मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, मुझे अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं पता था। वो मेरे सर के ऊपर से गुजरने लग गया। 1 हफ्ता 10 दिन तो मैं बड़ी ट्राई करता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत ही बोर होता था, मैंने क्लास में जाना ही छोड़ दिया। तो उसके बाद एक दिन मैं घर आया कॉलेज से, तो वालिद साहब का मूड कुछ ख़राब सा था। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या, कहने लगे कहाँ से आ रहे हो? मैं समझ गया, मैंने कहा जी दोस्त के घर से आ रहा हूँ। कहते कॉलेज नहीं गए? मैंने कहा जी नहीं गया। कहते क्यों? मैंने कहा मुझे समझ ही कुछ नहीं आता, वो इतना टफ पढ़ाते हैं, मुझे बेस ही नहीं है एक चीज़ की। कहने लगे फिर क्या करना है? मैंने कहा जी मैं खुद ही करूँगा जो कुछ करना है। तो मैंने कुछ यूज़र फ्रेंडली बुक्स ली और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और अल्लाह के फजल से मुझे समझ आने लग गई जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया बेसिक्स का। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई ना, जो एज एन ए लेवल अकाउंटिंग टीचर जो बाद में मैंने एक्सीडेंटली ऑप्ट किया, वहाँ पर उस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया कि जब भी आपने पढ़ाना है तो स्टूडेंट की बेस पे जाके पढ़ाना है, डेप्थ पे जाके पढ़ाना है। आपको इससे फ़र्क नहीं, स्टूडेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पास कितनी नॉलेज है, जब तक आप उसके लेवल पे जाकर डिलीवर नहीं करेंगे उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो इस चीज़ ने खैर मुझे बड़ा हेल्प आउट किया। बहरहाल मैं करता गया और अल्लाह के फजल से डिफरेंट कोर्सेज़ मैंने किए।
तो फिर आता है 2002, अभी स्टिल, क्योंकि ये जो ACCA CA की लाइन बड़ी लंबी होती है, अभी हम चल ही रहे थे। तो एक मेरे वालिद साहब एक स्कूल में जिधर टीच करते थे, उनकी प्रिंसिपल की बेटी उनसे पढ़ने आती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे आकर कहा, घर पे ही मेरे घर आती थी वो, तो उन्होंने कहा बेटी हमारे स्कूल में ना एक वैकेंसी है A-level अकाउंटिंग की, तो आप टीच करो। आई वॉज 21 एट दैट टाइम। तो मैंने कहा कि जी मैंने तो कभी टीच नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे ब्लड में टीचिंग है, तुम कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बड़ा एक स्ट्रगलिंग सी लाइफ में था, तो मुझे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। वाले साहब ने कहा भाई ठीक है देख लो। तो उस वक्त उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा पैकेज ऑफ़र किया, मैंने ज्वाइन कर लिया सितंबर 2002 में। प्रिंसिपल ने मुझे ये कहा कि भाई मैंने आपको जो आवर्स दिए वो विजिटिंग दिए, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट है। मैंने कहा जो मुझे समझ ही नहीं आई क्या कह रही है। मैंने कहा आप जो मर्जी करी जाए, मुझे तो पैसों से मतलब है इस वक्त, वो मिलने चाहिए। कितने? उस वक्त मुझे उन्होंने 28,000 पे हायर किया, जो मेरे लिए एक बिगनर के लिए बहुत बड़े पैसे थे उस वक्त 2001 में, और एक हैंडसम सैलरी थी वो। तो मैंने उन्हें कहा कि जो मर्जी आप कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप जो बता रही, मैं आऊँगा 2-3 घंटे पढ़ाऊँगा और मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मेरी अपनी पढ़ाई भी चल रही। वो करना ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद वो प्रिंसिपल चेंज हो गई और एक नई प्रिंसिपल आ गई 2004 में। अभी 2 साल हो गए थे, मैंने ज़रा खर्चे वर्चे अपने बढ़ा लिए थे, सारी चीज़ें सही चल रही थी। तो नई प्रिंसिपल जो आई, उन्होंने वालिद साहब को भी रिटायर कर दिया और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आपका स्टेटस है परमानेंट, अब आपको सुबह से लेकर दोपहर तक इधर ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा यार इतनी देर तो मैं घर टिक के कभी नहीं बैठा, 8 से 7-8 घंटे बगैर वजह के, या तो कोई काम भी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे जहन में आया वालिद साहब भी रिटायर हो गए हैं, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। बहरहाल मैंने वालिद साहब से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा बेटा अगर आज तुम ब्लैकमेल हो गए तो सारी ज़िंदगी हो गई, तो अल्लाह पे तवक्कल करो, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। अब ये वो एक सेंटेंस है जो नॉर्मली हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हम इस पर यकीन दिल से नहीं कर पाते। तो मैंने बहरहाल वो बोल्ड डिसीजन वालिद साहब के कहने पे लिया और मैंने उन्हें रिज़ाइन कर दिया। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, 1 मंथ का नोटिस होता है, मैंने उन्हें रिज़ाइन कर दिया। उस 1 मंथ के अंदर मेरे पास 2 और इंस्टीट्यूट्स ने उनसे डबल पैकेज पे मुझे अप्रोच किया, जहाँ से मेरा ईमान इस बात पे बहुत पुख्ता हो गया कि यार ये बात तो सही है, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला, इंसानों से नहीं ज़िंदगी में डरना। बिल्कुल ठीक। 2004 से ऑनवर्ड्स फिर अल्लाह के फजल से हर साल मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स मुझे अप्रोच करने लग गए। लाहौर में एक A-level अकाउंटिंग में नाम मेरा इस्टेब्लिश हो गया। तो 2008 में मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी मैंने एक एकेडमी बना रहा हूँ, तो आप मेरे साथ पढ़ाओ। तो बड़े अच्छे टीचर हैं वो भी, मैं था, एक और, हम 3 दोस्त मेन थे। एज ए टीचर मैंने उन्हें ज्वाइन किया और बाकी टीम भी साथ साथ डेवलप हुई। बाकी लोगों का इतना काम नहीं था, हम 3 ज़्यादा इस्टेब्लिश थे। तो आहिस्ता 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 वो इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया। 2 सालों में पूरे लाहौर में ना कोई हमारे मुकाबले पे दूर दूर तक नहीं था। किस बहुत नाम से? नाम मैं कोट नहीं करना चाह रहा। ओके। तो 2008 से 2010 तक अब मैंने वहाँ पे टीच किया। तो जब 2010 आया तो वो साहब जिनकी वो एकेडमी थी, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप किधर हो। मैंने कहा जी फ़लानी जगह पे बैठा हूँ। कहने लगा अच्छा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाए, थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से हट के बात थी। खैर वो मेरे पास आ गए, मुझसे इन्होंने इधर उधर की बात शात की। उसके बाद कहने लगे यार वो उस वक्त मतलब मैं बहुत हाई पे था अपने करियर में, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस्टेब्लिश था उस इंस्टीट्यूट में, इवनिंग क्लासेस में। तो उन्होंने कहा एक और टीचर हैं, मैंने उनको भी आपके साथ ना ज्वाइन करा दिया, प्राइम टाइम मैंने आप ही को दिया। ये उनका सेंटेंस था। जब उन्होंने ये सेंटेंस बोला तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई मेरी तो यहाँ पे हैसियत जो है, आज मुझे कह रहे हैं आपका ये टाइम है, कल कहेंगे आप आए ना, थोड़ा सा डाउनफॉल आना स्टार्ट होगा। तो जितना मेरा वहाँ पे काम था उस वक्त मेरे लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था। मैंने कहा मैं आपको शाम को बताऊँगा। शाम को मैंने उन्हें कॉल की और मैंने कहा जी अगर मैं जगह शायद कोई और होता तो आपके इंस्टीट्यूट में आता, एक फर्स्ट क्रिएट करता, स्टूडेंट्स को बताता मैं उधर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ आ जाएं। मैं ये नहीं करूँगा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि मैं अब आपके साथ फर्दर काम नहीं कर सकता। आपने जिनको प्राइम टाइम थोड़ा टाइम दिया उन्हीं को ही मेरा टाइम भी दे दे। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये 30 जून का वाक़या गालिबन और 4 जुलाई से हमारे न्यू सेशन शुरू होने थे। तो मैंने एक बहुत बोल्ड स्टेप ले लिया। मतलब ये शायद जो मेरी
फील्ड के लोग हैं वो इसको समझ सकते हैं, आउटसाइडर के लिए ये समझना डिफ़िकल्ट है कि वो कितना बोल्ड स्टेप था। इस फैसले के पीछे भी वही एक्चुअली बिलीफ था जी, कि ऐसे ही रोजी देने वाला अल्लाह ताला, ब्लैकमेल नहीं होना। तो बस वहाँ मैंने ये बिल्कुल उस बैक ऑफ द माइंड यही पॉइंट था जी, और कोई पॉइंट नहीं था। मैंने कहा मेरा कोई ना कोई सिलसिला बन जाएगा, मॉर्निंग में तो है इस्टेब्लिश, इवनिंग में देख लेंगे। मैं फिर एक आध जगह गया गुलबर्ग में, उधर मैंने कहा कोई जगह है मैं एक आधा रूम ले लूँ, बैठ जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से एक्सीडेंटली जो मैंने आपको बताया गया कि 2010 में ब्रिज एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी गई। आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे अपने ओन कैंपसेस भी हैं और लाहौर में डिफरेंट जगहों पे हमारी ब्रांचेस भी हैं। तो ये सफ़र फिर आगे चलता गया और मैं नहीं समझता कि मैं कोई बहुत ऑर्गेनाइज या कोई बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन हूँ, लेकिन जब मैं इस सारी चीज़ को देखता हूँ या सोचता हूँ तो बिल्कुल नंबर 1 पे मेरे पास और कोई बात नहीं इस बात की कि तवक्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 पर मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग इंसान की स्ट्रांग होनी चाहिए, जो हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस पे बाद में आएंगे। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं लाहौर का रहने वाला। लाहौर के किस इलाका से? वालिद साहब तो जब माइग्रेट होकर आए थे, जब पाकिस्तान बना, तो उन्होंने समनाबाद में अपनी रेजिडेंस रखी थी। उसके बाद वो घर उन्होंने सेल वेल कर दिया 1988 में ही। मैं बहुत छोटा था उस वक्त। उसके बाद डिफरेंट जगहों पे रह गए। अब मैं काफ़ी सालों से DHA में रह रहा हूँ। जवानी कहाँ गुजरी? सड़कों पे। सड़कों पे या फुटपाथों पे? सड़कों पे, चौकों पे, रेस्टोरेंट्स में, ढाबों में, अच्छा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इल्म मिलता है, Exactly. ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। यहीं गुजरी है। ज़्यादा मज़ा कहाँ है? दोस्तों के साथ चौक में बैठ के, कहीं पे भी छोटी से छोटी जगह पे बैठ के, वही सबसे खूबसूरत वक्त है। ओके, आपने अभी अपनी बात में कहा कि किसी ने आपसे कहा कि जी आपके ब्लड में तो वो टीचिंग वाली काबिलियत और अहलियत है। जी, क्या मतलब इसका? एक्चुअली मेरे फादर टीचिंग में थे, भाई टीचिंग में थे। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये काम करोगे तो सब कुछ इतना बचपन से देख रहे हो, आपके लिए नया नहीं होगा। एक्चुअली ए लेवल फ्रेश बंदे को नहीं मिलता। ए लेवल अपनी लेवल पे दुनिया की टफ तरीन डिग्री है। लाइक व्हेन वी कंपेयर इट विद इंटरमीडिएट, FSC, हाई स्कूल ऑफ अमेरिका एंड ए लेवल्स ऑफ UK, तो ए लेवल इज़ द टफेस्ट। तो उसको टीच करने के लिए बहुत स्किल्स रिक्वायर्ड है। ये एक ड्रीम स्टार्ट हो सकता है किसी के लिए कि 21 ईयर ओल्ड है और वो जाकर स्ट्रेट ए लेवल्स टीच कर रहा है। यहाँ 10-10, 12-12, 15-15 साल हो जाते हैं लोगों को वो लेवल्स पढ़ाते हुए, फिर उनको ए मिलता है। तो फॉर्चुनेटली ये माँ बाप की दुआएं थी कि मैंने जब डे 1 में ए लेवल पढ़ाया, वो भी A2, यानी A1 भी नहीं, आउटगोइंग क्लास A2, पहले दिन जाके मैंने वो पढ़ाई। और मुझे नहीं पता था मतलब कि वे क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तो जब ग्रेजुअली 2-4 साल गुजरे उस सिलेबस से, फिर मुझे पता लगा यार ये तो इस तरह से होता है। ये एटलीस्ट 5 इयर्स की एक्सपर्टीज आपको रिक्वायर्ड होती है, फिर आप ए लेवल्स को अंडरस्टैंड कर पाते हो। क्या आपके ख्याल में एक अच्छे इंजीनियर का बेटा जी एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं तो बन फिर सकता। ब्लड वाली बात क्या है? मतलब ये उनका एक परसेप्शन थी कि देख देख के घर में मॉल बातें होती थी टीचिंग की। लाइक सर मेरे वालिद साहब भी, बड़े भाई भी, तो आपस में बात करते थे रिगार्डिंग एजुकेशन, टीचिंग के नोबल प्रोफेशन है ये बेस्ट। तो वो सुन सुन के एक मेरे लिए उस चीज़ को अडॉप्ट करना आसान हो गया, बनिस्बत इसके कि जिस बंदे ने कभी देखा ना हो, स्ट्रेट अवे आप उसको 21 साल का वो 19 साल के लड़के लड़कियां 20-25 बिठा दें सामने, खतरनाक तो कितना है इतना ये? आसान नहीं होता ये। और ये खतरनाक ये भी कितना है? खतरनाक होता है, ये हैंडल करना इतना सिंपल नहीं है। तो ये दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अभी आप माशाल्लाह एक अपना जो है ग्रुप जिसे आप कहते हैं ब्रिज एजुकेशन सिस्टम के नाम से चला रहे हैं। आपने कहा कि आपके अपने कैंपसेस भी हैं जी, और इसके अलावा आपने कहा ब्रांचेस भी हैं जी। वो ब्रांचेस फ्रेंचाइज के तौर नहीं नहीं जी, हम खुद मैनेज करते हैं। फ्रेंचाइज तो अब हमने लॉन्च किया ऑल ओवर पाकिस्तान, अभी वो लॉन्चिंग फेज में है। दूसरे शहरों में क्योंकि खुद जाकर ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए हमने चाहा है कि दूसरे लोग हमें मिल जाएं जिनके साथ मिलकर ऑपरेट करें। वो जस्ट लॉन्चिंग फेज में अभी हो रहा है, लेकिन जो हमारी ब्रांचेज हैं उसको हम खुद ओन करते हैं, खुद मैनेज करते हैं। इस वक्त अगर हम स्टूडेंट बॉडी जानना चाहें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू आर टीचिंग इन ऑल योर कैंपसेस, It's confidential. It's confidential. Really? अच्छा, लोग तो बहुत शौक से और जज्बे से बड़े बड़े सिस्टम जो हैं वो तो अपनी एडवर्टाइजिंग के अंदर नंबर हाईलाइट करते हैं। नहीं, हमारा सीन ऐसा नहीं है। कम है अभी? नहीं नहीं, अल्लाह का एहसान है, ऐसी बात नहीं, बट नंबर्स कोट करते नहीं है।
उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो। क्या ख्याल है, करना चाहिए वैसे? मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। वजह? एक तो जेलसी फैक्टर बहुत आ जाता है और चीज़ें बहुत आ जाती हैं, नज़र लगती है सारे मामलात में। अब अल्लाह का शुक्र है, देखें 4 ब्रांचेस हम मैनेज कर रहे हैं तो किसी को पता ही है ना, ऐसे तो नहीं हर ब्रांच का अपना सिस्टम होता है, ठीक ठाक एक्सपेंस होता है, बगैर किसी चीज़ के तो ब्रांच मैनेज हो नहीं जाती। आप लाहौर में चले जाएं, एक छोटा सा भी सिस्टम चलाने के लिए कितना आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो कम स्टूडेंट से तो वो मैनेज ही नहीं होता। यू आर राइट। अच्छा ये बताइएगा कि आपका सिस्टम जो है हमारे मुल्क में, चूँकि बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि उनका सिस्टम सबसे बेहतर है जी, ऐसे ही ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपका सिस्टम अगर उनके मुकाबले में रख के देखा जाए जी, तो क्या फ़र्क है? मैं आपको, इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब आप समझिए और जितना भी इसको हाईलाइट करें मेरे ख्याल में ये ब्लेसिंग है। अगर आप इस सवाल को यूँ एलेबोरेट करें कि जब हम किसी स्कूल में एंटर होते हैं तो उन्होंने अपने रिजल्ट्स डिस्प्ले किए हुए होते हैं, जी हमारे इतने एज आ गए हैं, जी हमारे 70% एज है, 60% एज है, ऐसे ही होता है ना जी। अच्छा, अब अगर एक क्लास है, मेरे इस पर बड़ी रिसर्च है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। एक क्लास है जी 25 बच्चों की, ठीक है, उसमें 6-7 बच्चे जो होते हैं ना बॉर्न ए स्टार्स होते हैं। एक एवरेज उठा के किसी भी स्कूल में आप चले जाएं, ये कुदरत का निज़ाम है कि 5-6 बच्चे बड़े अच्छे होंगे, 5-6 बच्चे बड़े ज़बरदस्त होंगे, कुछ मीडियोकर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ज़बरदस्ती किसी ने स्कूल भेज दिया, गन पॉइंट पे आए होंगे। ऐसे ही है ना जी, जब रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है तो कोई इंस्टीट्यूट ये नहीं लगाता हमारे कितने फेल हैं, लगाता फेल तो होते होंगे, ऐसे ही है ना जी। उसकी क्या वजह है? वो जो रिज़ल्ट क्लेम कर रहे होते हैं, मेरी नज़र में वो टोटल फेक एक्टिविटी है। मैं ये समझता हूँ एज एन इंस्टीट्यूट मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं किसी डी ग्रेडर बच्चे से पूछूं, यार तू पढ़ता क्यों नहीं, इतना नालायक क्यों है, तेरे इश्यूज़ क्या हैं, उसकी काउंसलिंग करूं, उसको मोटिवेट करूं, उसको ज़िंदगी में वापस लाऊं। आई नो कि बच्चों के इश्यूज़ होते हैं और ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो वो दुनिया में किसी से डिस्कस नहीं करते, ना पेरेंट्स से, ना बहन भाइयों से। उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप उनको प्यार देते हो, उनको टाइम देते हो, उनकी काउंसलिंग करते हो, वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करते हैं। तो अगर आप उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे तो फिर वो आएंगे इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर किसी डी वाले को सी पे ले आता हूँ ना जी, तो ये तो है मेरी सक्सेस। मैंने एक ए वाले को ए दिलाया, वो मेरे पास ना भी होता, अभी ये बच्चे ने मैट्रिक में एफएससी में अक्सर टॉप करते हैं, कोई तनूर पे रोटियां लगा रहा होता है, प्राइवेट पढ़ के कर गया, कोई कुछ कर रहा होता है, खबरें आती हैं ना जी, उसमें कहाँ गया इंस्टीट्यूट? तो था ही ऐसा शाइनिंग स्टार कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो एज एन इंस्टीट्यूट आपका ये रोल है और मैं कोशिश करता हूँ ब्रिज में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाऊँ, काउंसलिंग को। ये बहुत अहम इशू है जिसको एड्रेस नहीं किया जाता। बच्चों के बहुत इश्यूज होते हैं। कंटेंट आपका इशू नहीं है, आप समझते हैं कि किसी भी बच्चे की शख्सियत जो है वो पहले उसकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उसको पढ़ने की तरफ माइल करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि पढ़ना क्या है। वो तो स्टैंडर्ड है ना, लाइक ओ एंड ए लेवल में तो सारा सिलेबस पूरी दुनिया में क्रॉस द वर्ल्ड एक यूनिफॉर्म है, उसमें मैंने क्या ऐड करवाना है, ठीक है ना जी। वो तो एक यूनिफॉर्म सिलेबस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे दे दिया, वो तो मैंने पढ़ाना ही पढ़ाना है। मेरा टीचर भी वो थोड़ा सा घूम फिर के पढ़ा देंगे, आपके टीचर भी जिनके पास अच्छे टीचर्स हैं वो जस्टिस कर जाएंगे। मैं ये समझता हूँ जो हमारी फील्ड में रिप्यूटेड टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, वो इंसाफ करते हैं। वो हमारे पास भी हैं, वो औरों के पास भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे पास ही और किसी के पास अच्छे टीचर्स नहीं। आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे आपका ये कंसर्न नहीं है कि ओ और ए लेवल स्ट्रीम के अंदर अगर एज की दौड़ है या मैट्रिक स्ट्रीम के अंदर अगर नंबर्स की दौड़ है तो वो एक अलग है और उसका आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है। तो फिर हम क्या डिलीवर कर रहे हैं? हम क्या डिलीवर कर रहे हैं? हम वो डिलीवर कर रहे हैं जो आज की नीड है। वो नीड है पर्सनालिटी ग्रूमिंग की। आप उसको कॉन्फिडेंस दो, उसको इंटरेक्ट करना सिखाओ। हम क्या सिखाते हैं? अपनी चीज़ किसी को देनी नहीं है, हम ये सिखाते हैं यार अपनी चीज़ों को शेयर करो, एक दूसरे की केयर करो। मैं समझता हूँ ये हम जहाद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम लोग इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं। जब तक हम शऊर उजागर नहीं करेंगे, जब तक हम अगले को ये बताएंगे नहीं कि तुम कर सकते हो, उसके अंदर कैसे ये एहसास पैदा होगा कि हाँ यार ये काम मैं कर लूँगा। तो बहुत सारे लोग तो इस सेल्फ बिलीफ के साथ होते हैं कि वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी परसेंटेज है
जो समझते हैं हमारे बस की बात ही नहीं है जी, ये बड़ा मुश्किल है स्ट्रेट एज लेना या अच्छे ग्रेड्स लेना या अच्छे मार्क्स लेना, तो उनको पढ़ाने से पहले उनको ये यकीन दिलाना है कि बाकी लोगों की तरह तुम भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। उनकी काउंसलिंग करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। एहसास ज़िम्मेदारी दिलाना है, उनको बताना है कि तुम्हारे अंदर एहसास पैदा होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश और प्रैक्टिस तो यही है इसके। उसे कहा जाए कि तू भी एज जो है वो बढ़ा सकते हो, अपने ग्रेड्स और नंबर बढ़ा सकते हो। हाँ जी।